1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में जो प्रांतों के लिए प्रावधान बन के आए उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रांतों के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रांतों में क्या हुआ जी, डायआर्की सिस्टम द्वैध शासन चालू किया गया। डायआर्की सिस्टम यानी कि द्वैध शासन शुरू किया गया। और द्वैध शासन, डायआर्की शासन के इसमें जनक किसको बोला जाता है, इसके जन्मदाता कौन है? जन्मदाता कौन है जी? सर लियोनेल कॉर्टियस इसके जन्मदाता हैं। आपको ये ध्यान में रखना है। यहीं पर प्रांतों को डोमिनियन स्टेट बनाया गया। मतलब कहने का कि जो आंतरिक मामले हैं, जो स्टेट के, प्रांत के जो आंतरिक मामले हैं, उसमें क्या है, प्रांतीय सरकार को क्या है, अपना डिसीजन लेने की आज़ादी मिलेगी। और जो बाहरी विषय होंगे उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही क्या होगा, अधिकार होगा। आंतरिक विषय पे भारतीय क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, लेकिन बाहरी विषयों के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ही क्या कर सकती है, निर्णय ले सकती है। यहाँ पर क्या हुआ, अभी मैंने इससे पहले आपको बताया कि केंद्र के विषय और प्रांतों के विषय को, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अब प्रांतों के जो विषय हैं उसको भी आगे दो भागों में बांटा गया। कैसे? प्रांतों के जो विषय हैं, प्रांतों के विषय, उसमें एक बनाया गया आरक्षित विषय, ठीक है जी। दूसरा बनाया गया हस्तांतरित विषय बनाया गया। आरक्षित विषय में आपका आएगा राजस्व, टैक्स वगैरह, लगान वगैरह। दूसरा आपका न्याय, फिर आपका पुलिस, फिर आपका राजस्व, न्याय, पुलिस और फाइनेंस, जो वित्त संबंधी जो भी बातें होंगी वो आरक्षित विषय में रखे जाते हैं। ठीक है जी। दूसरा आपका है हस्तांतरित विषय, जो होंगे जैसे एग्रीकल्चर खेती बाड़ी। दूसरा आपका होगा एजुकेशन, शिक्षा के ऊपर। तीसरा आपका हेल्थ, स्वास्थ्य के ऊपर। फोर्थ आपका है जी लोकल गवर्नमेंट के बारे में जो विषय होंगे वो आपके हस्तांतरित विषय में रखे गए। जो आरक्षित विषय है इसके ऊपर आपका प्रांत का जो गवर्नर है, प्रांतीय गवर्नर प्लस उसकी कार्यकारी परिषद के सदस्य क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। आरक्षित विषय के ऊपर प्रांतीय गवर्नर प्लस उसके कार्यकारी परिषद क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। और ये जो परिषद के मेंबर होते हैं ये आंसरेबल नहीं होते थे, उत्तरदायी नहीं होते थे। और हस्तांतरित विषय जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इसमें प्रांत का गवर्नर प्लस कार्यकारिणी परिषद, भारतीय मतलब जो भारतीय मंत्री क्या है, अपना डिसीजन लेंगे और ये क्या होंगे, उत्तरदायी भी होंगे। अभी इस 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में क्या कहा गया कि जो प्रांतों की जो सरकार है उसमें सरकारी सदस्य, प्रांतों की सरकार में सरकारी जो सदस्य हैं, सरकारी जो मेंबर हैं वो 20% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 20% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और निर्वाचित सदस्य 70% से कम नहीं होने चाहिए। और जो सरकारी सदस्य 20% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। और गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें
भारतीयों का, एक भारतीय का होना आवश्यक किया गया। गवर्नर की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय का होना आवश्यक किया गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्शन के बारे में। 1919 का रिफॉर्म में इलेक्शन के बारे में क्या क्या प्रावधान बन के आते हैं उसके बारे में हमने जानना है। तो तीसरा पॉइंट हम याद रखेंगे हमारा, इलेक्शन के बारे में हमने पढ़ना है। इलेक्शन कैसा स्टार्ट हो गया जी? यहाँ पर इलेक्शन कैसा स्टार्ट हो गया? प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत यहीं पे होती है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में इलेक्शन कैसा? प्रत्यक्ष। इलेक्शन कैसा होना शुरू हो गया जी? प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरुआत होती है और इसमें जो मतदान है, मतदान के लिए 3 बातों का आधार बनाया गया। शिक्षा, कर और संपत्ति के आधार पे सीमित लोगों को मतदान देने का अधिकार मिला। मतदान के लिए आधार क्या रखा गया जी? आधार क्या था? शिक्षा, कर और संपत्ति को आधार बनाकर सीमित लोगों को ये क्या है? वोट का अधिकार मिलता है। दूसरी बात आपने जो याद रखनी है, न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई। न्यूनतम आयु सीमा वोटिंग की कितनी रखी गई भाई? 21 वर्ष रखी गई। ठीक है जी। और पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को वोट देने का, महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। ठीक है जी। आपका भारत का जो मद्रास है वो पहला राज्य था जहां पे 1921 में पहली बार महिलाओं ने वोटिंग की थी। 1921 में मद्रास राज्य में पहली बार महिलाओं ने क्या किया था? वोट किया था। महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला, वोटिंग किया था। ठीक है जी। तो आपने याद रखना है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में इलेक्शन संबंधी क्या प्रावधान आए? कहते इलेक्शन कैसे होंगे? प्रत्यक्ष होंगे। मतदान के लिए आधार क्या बनाया गया? शिक्षा, कर, संपत्ति और सीमित लोगों को ही अधिकार मिला। न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई? 21 वर्ष रखी गई और महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। पहली बार भारत के किस राज्य में महिलाओं ने वोटिंग किया? 1921 में मद्रास में किया था। इसके बाद हमने जानना है कि इस आयोग के, इस जो 1919 के अधिनियम के तहत और क्या बदलाव हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो 4th पॉइंट हम नोट करेंगे, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान बन के आया, का प्रावधान बना, गठन के का प्रावधान आया, प्रावधान आता है। इसी के तहत 1926 में पहली बार लोक सेवा, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान बन के आया किस एक्ट के तहत? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के। और ये पहली बार बना कब? 1926 में। और इसका काम क्या था? ये मतलब सिविल सर्वेंट्स जो होते थे उनकी भर्ती करता था। और ये किसकी सिफारिश पे, कौन सी कमीशन की सिफारिश पे? ली आयोग की सिफारिश पे आया था। ली आयोग की सिफारिश पे इसको बनाया गया। 5th पॉइंट जो हमें याद रखना है कि ईसाइयों को, सिखों को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को अलग जो निर्वाचन का प्रावधान किया गया। आपको याद होगा 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म में
मुस्लिम समुदाय को तो पहले से ही दे दिया अलग से निर्वाचन का प्रावधान, ठीक है जी। और यहाँ पर किसको दिया गया? ईसाई, सिख, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस को पृथक निर्वाचन दिया गया, पृथक निर्वाचन का प्रावधान दिया गया, पृथक निर्वाचन का प्रावधान दिया गया जी, बनाया गया इनके लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है, कहते इस जो अपना रिफॉर्म के द्वारा ही 1919 के रिफॉर्म के द्वारा ही हाई कमिश्नर एक पोस्ट का सृजन किया जाता है। हाई कमिश्नर पोस्ट का सृजन किया जाता है। कहाँ पर बैठेगा जी? ये इंग्लैंड में बैठेगा। और पहले कौन, जो हाई कमिश्नर को हिंदी में बोलते हैं उच्चायुक्त, ठीक है जी, कौन थे जी? जो फर्स्ट थे सर विलियम स्टीवेंसन म्योर, ठीक है जी। और ये वही काम करेंगे जो पहले भारत के राज्य सचिव किया करते थे। इस अधिनियम के तहत एक हाई कमिश्नर की पोस्ट का बनाया जाता है। और पहले किसको बनाया जाता है? सर विलियम स्टीवेंसन मोर को। और ये इंग्लैंड में हमारे भारत के क्या थे? उच्च आयुक्त थे, ठीक है जी। और आज़ादी के बाद दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है, आज़ादी के बाद आज़ाद भारत के पहले भारतीय कौन थे जी? वी के कृष्ण मेनन, ये हमारे आज़ाद भारत के पहले भारतीय हाई कमिश्नर उच्च आयुक्त थे। कहाँ पर? इंग्लैंड में। नेक्स्ट जो हमें याद रखना है, इस आयोग के तहत जो बनाया गया एक वैधानिक आयोग बनाया गया। इस 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अधिनियम के तहत एक आयोग बनाया गया, वैधानिक आयोग। क्या बोलते हैं? वैधानिक आयोग का काम क्या था जी? ये अधिनियम लागू होने की 10 वर्ष बाद क्या करेगा? जांच करेगा, ठीक है, और अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इसी के तहत आपको याद होगा 1927 में क्या बनाया गया था? साइमन कमीशन बनाया गया था 1928 में, बल्कि वो 10 साल के बाद यानी कि पूरे समय पे बनना चाहिए था, लेकिन वो टाइम से पहले ही बन गया था साइमन कमीशन, ठीक है जी। तो वैधानिक आयोग बनाया गया। क्या काम था इसका? अधिनियम लागू होने के 10 वर्ष बाद जांच करेगा। जांच किया और अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, ठीक है जी। ये हमने ध्यान में रखना है। लोक सेवा आयोग का गठन का जो प्रावधान आता है कौन से एक्ट के तहत? 1919 के तहत। और पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया कब जाता है? 1926 में। और इस आयोग की सिफारिश किसने की थी? ली आयोग ने। ईसाई, सिख और एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस को अलग से पृथक निर्वाचन का प्रावधान दिया जाता है, ठीक है जी। और इसके तहत हाई कमिश्नर उच्च आयुक्त क्या जो एक पोस्ट बनाई जाती है, जिनका जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था सर विलियम स्टीवेंसन म्योर। और आज़ाद भारत के पहले भारतीय उच्चायुक्त कौन थे? वी के कृष्ण मेनन जी। और ये किस समिति की सिफारिश पे बनाया जाता है? कौन सी एक ऐसी समिति? करवे समिति। मैं आप लोगों को एक समिति जो है जितनी भी इम्पोर्टेंट उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना के दूंगी, तो आपको उसमें पूरी जानकारी हो जाएगी। करवी समिति की सिफारिश पे ये पोस्ट बनाई जाती है। फिर अपना वैधानिक आयोग का गठन किया जाता है और इसकी काम क्या होता है कि अधिनियम लागू होने के 10 वर्ष के बाद जांच करना और अपनी रिपोर्ट पेश करना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।